हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है ना। हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर समझेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपको इस फिगर के माध्यम से कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर समझना है और आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट यहाँ पर श्वसन तंत्र के या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम के रूप में ये जाने जाते हैं। तो पहला जिनका नाम आता है वह है यहाँ पर नेजल कैविटी। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पास हम नोस्ट्रिल बताएंगे। तीसरा हमारा यहाँ पास होता है ओरल कैविटी। आप सभी को यहाँ पास हर एक चीज़ें को बिल्कुल स्टाक कापी में मेंशन जरूर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आता है हम लेरिक्स यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना। राइट मैन जो प्राइमरी यहाँ पास ब्रांचेस होता है, जिसको आप यहाँ पास इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। साथ साथ राइट लंग्स होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पास होता है फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया हमारा होता है, फिर यहाँ पर हम उसी को फिर यहाँ पर बताएंगे लेफ्ट मैन या फिर प्राइमरी ब्रांचेस। ठीक है। और यहाँ पास आप बेस ऑफ लेफ्ट लंग्स को यहाँ पास बताएंगे, साथ साथ आप यहाँ पर डायफ्राम को बताएंगे। तो यहाँ पास देखिए, जितने भी यहाँ पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट्स यहाँ पास आते हैं, सभी को आपको एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ से जानते हैं श्वसन तंत्र ये क्या होता है, समझिएगा। देखिए, श्वसन तंत्र से तात्पर्य मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण एवं विनिमय से है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारा यहाँ पर सामान्य शब्दों में हम इसको अंतर्ग्रहण बताएंगे। ठीक है ना। एवं विनिमय यहाँ पर होता है। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। ये हमारे सांस लेते समय गैसों के विनिमय को संपन्न करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर गैसों के विनिमय में सहायक श्वसन तंत्र के दूसरे अंग, जिनमें हमारा नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, साथ साथ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एवं फेफड़े को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है श्वसन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, नासिका मार्ग। जानते हैं नासिका मार्ग क्या होता है। नासिका मार्ग जो है, नाक से वायु के प्रवाह के लिए एक रास्ता होता है और इसकी भीतरी गुहा म्यूकस परत से ये स्तरित होती है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो नासिका होती है, मतलब जो नाक होती है, उसमें एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है म्यूकस। ठीक है ना। जो कि ये एक क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जिससे क्या होता है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, तो उस समय ये छोटे छोटे कणों को अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर नहीं कर सकते, ये उसमें चिपका लेता है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो भी अवांछित कण होते हैं, ये हमारे श्वसन तंत्र के अंदर ये पूरी तरह से नहीं जा पाते। ठीक है। दूसरी बात, म्यूकस में असंख्य संख्या में कोशिका सदृश छोटे बाल होते हैं, जो कि रेत के कणों को, जीवाणु को और अन्य सूक्ष्म कणों को, ठीक है ना, जंतुओं के शरीर में प्रवेश करने से ये रोकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। म्यूकस शरीर में प्रवेश करने वाले वायु को नम बनाकर उसे शरीर के तापमान के अनुकूलन ये पूरी तरह से बना देता है। ठीक है। यहाँ तक ये तो हो गया हमारा यहाँ पर नासिका मार्ग। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा ग्रसनी। अब देखिएगा, ग्रसनी का मतलब हमको यहाँ पास क्या समझना है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पास अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखिए, यह एक मांसल झिल्लीदार मार्ग नासा गुहा को स्वर यंत्र के साथ जोड़ता है। ये तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रसनी होती है, ये नासा गुहा को स्वर यंत्र के साथ ये जोड़ता है ये। ठीक है। और ओरल गुहा को इसोफेगस के साथ ये जोड़ता है। यह श्वास लेने में, भोजन के अंतर्ग्रहण और बोलने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये मदद करता है। ठीक है। तो ये तो होगा हमारा यहाँ पर ग्रसनी। उसके बाद बढ़ते हैं स्वर यंत्र। जानते हैं स्वर यंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, स्वर तंत्र का वह भाग जो कि ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। देखिए, इसमें क्या होता है, स्वर यंत्र ये ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। लैरिक्स या स्वर तंत्र जिसको हम कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। आपने जब कभी भी अपने मुंह को खोला होगा या फिर आईने में देखा होगा, तो उसके ऊपर एक छोटा सा आपको एक उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो यह एपिग्लॉटिस बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। मतलब हमको यहाँ पर समझ जाना है कि ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एक क्या करता है, दरवाजे की भांति काम करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम ट्रैकिया। देखिए, ट्रैकिया क्या होता है,
तो यही जो है वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और दो ब्रोंकी जिनमें हमारा दायां और बायां दोनों साइड में इसको क्या कर देता है, ये डिवाइडेड कर देता है। ठीक है। दूसरी बात, दायां ब्रोंकी 3 शाखाओं में बढ़कर दाहिने फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया है कि जो दायां ब्रोंकी होता है ये 3 शाखाओं में बढ़ जाता है और दाहिने फेफड़े में ये प्रवेश करता है। बायां ब्रोंकी सिर्फ 2 हिस्सों में विभाजित होता है और ये बाएं फेफड़े में ये प्रवेश करता है ये। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फेफड़ा। अब फेफड़ा क्या काम होता है इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, फेफड़ों का ढांचा स्पंज के आकार का होता है और इसका रंग कैसा होता है, तो रंग होता है यहाँ पर लाल। वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, एक होता है दायां फेफड़ा और दूसरा होता है यहाँ पर बायां फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में प्लूरल झिल्ली बताएंगे। दायां फेफड़े का बायां फेफड़े की तुलना में आकार जो है काफ़ी बड़ा होता है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, मतलब लेफ्ट वाला कि राइट वाला, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेनी है। देखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया को यहाँ पर हम 4 भागों में लेके चलेंगे, जिनमें हमारा एक आता है यहाँ पास बाह्य श्वसन, दूसरा आता है हमारा यहाँ पास गैसों का परिवहन, तीसरा आता है हमारा यहाँ पर आंतरिक श्वसन, चौथा हमारा यहाँ पर रहेगा कोशिकीय श्वसन। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम हर एक स्टेप को अब समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि बाह्य श्वसन। अब देखिए, इसे 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें हमारा आता है यहाँ पर श्वासोच्छ्वास, दूसरा आता है हमारा यहाँ पर गैसों का विनिमय, मतलब गैसों का आदान और प्रदान। ठीक है। यदि हम यहाँ पर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया की बात करें तो वायु को अंदर लेने, वायु को अंदर लेने और फेफड़ों द्वारा इसे बाहर निष्कासित करने की या फिर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ पर श्वासोच्छ्वास बताएंगे। ठीक है ना। निःश्वासन के बारे में समझते हैं यहाँ से। देखिए, निःश्वासन क्या होता है। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन जो है काफ़ी बढ़ जाता है और फेफड़ों में एक निम्न दाब के केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है। और वायु वातावरण से फेफड़ों में फिर ये प्रवेश करती है। हवा का यह प्रवाह जो है तब तक बना रहता है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर बिल्कुल जो है बैलेंस ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक, तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं हम उच्च श्वसन किससे कहते हैं। तो उच्च श्वसन का मतलब हमको बताना है कि इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर जाती है। ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर बिल्कुल जो है 2 बातें अच्छे से यहाँ पर नोटिस कर लिए कि निःश्वसन क्या होता है, दूसरी बात हम यहाँ पर उच्च श्वसन किसे बताएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम गैसों का विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान। देखिएगा, गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर ही होता है। गैसों का विनिमय प्रवणता संकेंद्रता के आधार पर साधारण विसरण माध्यम से ही ये कंप्लीट होता है। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विनिमय उनके आंशिक दबाव में अंतर के कारण ही ये होता है। तो ये देखिए, यहाँ से गैसों का जो विनिमय है इसमें 2 बातें बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोनों को आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। हमने यहाँ पर जो हर एक चीज़ों को शॉर्ट में ना बता करके आपको वही चीज़ें बताई हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको आप आसानी से एग्जाम सेंटर में लिख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम गैसों का परिवहन। देखिए, अब गैसों का परिवहन इसको हम कैसे समझें, ये फिर हम कैसे बताएं। देखिए, ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिका की ओर परिवहन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से, उल्टा करेंगे यहाँ से, फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम यहाँ पर गैसों का परिवहन बताएंगे। मैंने आपको क्या बताया है, आपको एक बार फिर से यहाँ समझ लेना है कि ऑक्सीजन का मतलब O2 का फेफड़ों से कोशिका की ओर, कहाँ से, फेफड़ों से कोशिका की ओर। ठीक है। एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से फिर कोशिका की ओर हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिका की ओर, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से कोशिका की ओर का जो परिवहन होता है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रियाएं होती है, वह हमारा होता है सर यहाँ पर गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो आपको बताना है कि गैसों का परिवहन जो है रक्त के ही माध्यम से होता है। कंफर्म यहाँ तक। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, यहाँ से गैसों के परिवहन में हमको यहाँ पर 2 और पॉइंट यहाँ पर ध्यान में लेकर चलना है, जिनमें हमारा आता है यहाँ पर प्लाज्मा के साथ घुलकर, दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में। तो देखिए, यहाँ से पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में प्लाज्मा के साथ घुलकर। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है।
और इसी रूप में ये जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन होता है यहीं पर प्लाज्मा के साथ में। ठीक है, दूसरी बात बाइकार्बोनेट को समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो 70% भाग होता है, कितने परसेंट, जो 70% भाग होता है, इस भाग का परिवहन इसी रूप में होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और यह रक्त में उपस्थित जो पोटेशियम होता है, साथ जो सोडियम होता है, इसके साथ घुलकर ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये तैयार करती है। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये सारी पॉइंट बातें जो हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आंतरिक शोषण, समझते हैं इसको। आंतरिक शोषण क्या होता है, देखिए शरीर के भीतर रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाली जो गैसों का विनिमय होता है, इसी को हम यहाँ पर क्या बताएंगे, तो इसी को कहा जाता है आंतरिक शोषण। मैंने आपको क्या बताया है कि शरीर के भीतर, बाहर नहीं ना, आंतरिक शोषण का मतलब वही होता है, शरीर के भीतर रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य गैसों का जो विनिमय होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसी को हम यहाँ पर आंतरिक शोषण बताएंगे। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, कोशिकीय शोषण। तो देखिए ग्लूकोज की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सर, तो ग्लूकोज के मतलब C6H12O6, इसकी जो ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है, इसी को कोशिकीय शोषण कहा जाता है। आप बिल्कुल ऐसा यहाँ पर रिलेट कर लेंगे अच्छे से। शोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो शोषण के यहाँ पर बिल्कुल 2 प्रकार होते हैं, आपको ये बात अच्छे से कंफर्म हो जानी चाहिए। शोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा अनाक्षी शोषण, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर ये कोशिकीय शोषण। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि शोषण के कितने प्रकार होते हैं। कल को आपसे कोई पूछेगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि शोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अनाक्षी शोषण, दूसरा होता है आक्षी शोषण। अब देखिए आक्षी शोषण का मतलब क्या होता है, तो हमको बताना है। अनाक्षी शोषण का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, मतलब ये जो अनाक्षी शोषण होता है, इसमें हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्या नहीं रहेगा, इसमें हमारा जो है ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहता है। जबकि यदि हम यहाँ पर आक्षी शोषण की बात करते हैं, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बस दोनों में यही अंतर आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेनी है। तो जानते हैं यहाँ पर हम अनाक्षी शोषण इसके बारे में। देखिएगा, जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, तो इसे ही हम यहाँ पर अनाक्षी शोषण बताएंगे। ठीक है, और इसके दौरान क्या होता है, तो जो ग्लूकोज के अणु होता है, ये जो है 2 ATP अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ साथ आपको एक बार और यहाँ पर बतानी है कि अनाक्षी शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद जिनमें जंतु तक जैसे मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ये बातें मैंने आपको कई बार बताई भी है। ठीक है, जब हम अधिक काम करते हैं या फिर हमारे शरीर में कहा जाता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा यदि खपत हो रही है, तो उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है, और जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है, तब हमारे मांसपेशियों में जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये तो अगर हमारे यहाँ पर ये आखिरी शोषण। आपको एक काम करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जो है कुछ पॉइंट अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये वाला हमारा जो है एनिमल के प्रोसेस में होता है, और ये वाला जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ये हमारा प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो दोनों को आपको अच्छे से यहाँ पर रख लेनी है, ठीक है, ध्यान में। अब दूसरा यहाँ पास रहेगा हमारा ऑक्सी श्वसन। देखिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया है कि ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है। ऑक्सी श्वसन का मतलब हमको यहाँ पर बताना है कि जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति को लेकर के चले, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसमें हमारा ऑक्सी श्वसन की बात हो रही है। यही हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको एग्जाम सेंटर में लिखने को मिलता है, ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर जो है हर एक चीज़ों को बिल्कुल डीप में पूरी जो है डिटेल के साथ यहाँ पर बताइए। मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर देखिए शॉर्ट के रूप में नहीं बताया है, मैंने वही बताई हैं जो आप एग्जाम सेंटर में लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो आज का यहाँ पर टॉपिक था रेस्पिरेशन सिस्टम की बेसिस पे आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक, आपको एक बार इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, हो सकता है ये सारे पार्ट आपको ध्यान में रहे या ना रहे, तो एक बार आप सभी का एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को आज की यह क्लास मेरी ओर से अच्छी लगेगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे लाइक करें, लेकिन इतना तो बनता है कि मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर मेहनत की है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक, लाइक करें या सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, राधे राधे आप सभी को।